नमस्कार दोस्तों, मैं शगनिक चटर्जी और आप देख रहे हैं थॉट आउट चार्ट। मैं इस चैनल पर इतिहास के डाउट्स का समाधान करता हूं। अगर आपको इतिहास से लगाव है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। वाई अलेक्जेंडर डिड नॉट इन्वेड द रेस्ट ऑफ इंडिया, यानी अलेक्जेंडर ने पूरे भारत के अंदर तक आक्रमण क्यों नहीं किया। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन में टॉपिक लिखा हुआ है। इसको हम 3 भाग में आज डिवाइड करके आलोचना करेंगे। देखिए यहाँ पे की रीजंस क्या है। पोरस यानी पोरस का जो हिरस्पिस का युद्ध हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद नंदा डायनेस्टी का क्या भूमिका रहा होगा इस पूरे घटना में। उसके बाद अलेक्जेंडर का और एक कारण निकल के आता है कि इंडियन क्लाइमेट यानी भारत का जो जलवायु है इसके बारे में कुछ हम बात करेंगे, जिसने अलेक्जेंडर को भारत के पूरे अंदर तक दाखिल होने से रोका था, ऐसा कई ऐतिहासिक मानते हैं। हम पहले देख लेते हैं कि अलेक्जेंडर कौन था। अलेक्जेंडर था मैसिडोनिया का किंग। उसने ग्रीस से पंजाब तक एक बड़ा साम्राज्य बनाया था। ठीक है ना, जो आप देख सकते हैं आप स्क्रीन में मैप मैप में आप देख सकते हैं, ये वाला मैप है। यहाँ पे जो है ये वाला क्षेत्र जो है वो ग्रीस का है। यहाँ पे जो है वो भारत का पंजाब का क्षेत्र है। और फिर देखिए उसने पोरस को हराया था 326 बीसी में। ठीक है ना, भारत में आकर। इससे पहले हालांकि इसने अम्बी को हराया था, जिसने अम्बी ने क्या किया था। अम्बी जो था वो तक्षशिला का सम्राट था। उसने बिना युद्ध करे ही हार मान लिया था, सरेंडर कर दिया था अलेक्जेंडर के सामने। और फिर वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे आ पहुंच रहा है। लेकिन यहाँ पे जो बात जो निकल के आता है, हिस्टोरियंस कहते हैं या फिर हम जो देख सकते हैं हिस्ट्री बुक्स में, कि यहाँ पे वो आके स्टॉप हो गया। लेकिन ऐसा क्यों, यही है आज का हमारा टॉपिक वीडियो। तो यहाँ पे थोड़ा अलेक्जेंडर के बारे में थोड़ा डिटेल से बताया हुआ है कि अलेक्जेंडर जो है वो पेला शहर में उसका जन्म होता है, जो कि था 20 जुलाई 356 बीसी। और वो जो था वो मैसिडोनिया का कैपिटल था पेला शहर। उसका पापा का नाम था फिलिप द्वितीय। ठीक है ना, ये देखिए उसका माँ का नाम था ओलिम्पस। जो आप फोटो में भी देख सकते हैं, ये ओलिम्पस है, ये फिलिप द्वितीय है। और जो है एरिस्टोटल उसका शिक्षा गुरु था। एरिस्टोटल फिलोसोफर, जो आप लोगों को पता ही है कि महान फिलोसोफर था एरिस्टोटल। तो पहले जो था कि अलेक्जेंडर भारत में आने के बाद उसका जो पहला सामना हुआ था वो हुआ था तक्षशिला के सम्राट अम्बी के साथ। हालांकि अम्बी अम्बी ने डायरेक्ट चुनौती उसको नहीं दिया था। अम्बी ने सरेंडर कर लिया था, क्योंकि अम्बी जो था वो डरपोक किस्म का आदमी था। इतना बड़ा आर्मी को देखकर अलेक्जेंडर का जो आर्मी था बहुत बहुत बड़ा, ठीक है ना, क्योंकि उसने इससे पहले पार्शिया को हराया था। तो वहां से भी उसने कुछ सैन्य कलेक्ट किया था, सोल्जर्स कलेक्ट किया था। उसको देख के अम्बी चौंक गया और अम्बी ने एकदम डायरेक्टली सरेंडर कर लिया। ये चुनौती ही नहीं कि बोला कि भाई सरदार मुझे शरण में दे दो, शरण दे दो आपका, मैं शरण में आ जाता हूँ आपका। तो अलेक्जेंडर जो है वो पंजाब में आ पहुंचता है और उसका सामना होता है किंग पोरस के साथ, हिडेस्पिस के तट पर, यानी झिलम नदी के तट पर। झिलम नदी का इंग्लिश नेम वो है हिडेस्पिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन में, इस बैटल का नाम था द बैटल ऑफ हिडेस्पिस, यानी ये हिडेस्पिस का युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसे हम किंग पोरस के साथ अलेक्जेंडर के बैटल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे हेडलाइन में जो है वो सब बैटल जो है वो लिखा हुआ है बैटल विद किंग पोरस, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो बैटल था ये अलेक्जेंडर के जीवन का सबसे टफेस्ट बैटल में से एक था, क्योंकि यहाँ पर पोरस जो है ये डायरेक्ट चुनौती दे रहा था से। यहाँ पर हिस्टोरियंस एक बात कहते हैं, एक स्टोरी है बहुत फेमस है, जो इतिहास भी कहता है कि जब अलेक्जेंडर जो है कि पोरस को हराकर अपने कैंप पर ले गया था, तो अलेक्जेंडर ने पोरस से पूछा था कि तुम कैसा बर्ताव मुझसे आशा करते हो, क्या करते हो, मुझसे कैसा बर्ताव तुम्हें चाहिए। तो पोरस जो है एकदम वीरता से जवाब दे दिया कि एक राजा के प्रति राजा का जो आचरण होता है, एक राजा के प्रति राजा का जो बर्ताव होता है, वैसा बर्ताव मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, डिज़र्व करता हूँ। इससे अलेक्जेंडर जो है कि खुश हो गया और उसको अपना जो जो राज्य जो जीता था, ठीक है ना, पोरस के जो राज्य जो छीन लिया था अलेक्जेंडर ने, उसको लौटा दिया। और ऐसे पूरा ऐसा एक स्टोरी यहाँ पे आप सुन सकते हैं, आप लोगों को पता है। यहाँ पर पोरस ने जो था कि पूरा पूरा पावर और स्ट्रेंथ दिखाया था, एकदम फुल पावर और स्ट्रेंथ इस युद्ध में दिखाया था।
लेकिन हालाँकि जो है फिर भी पोरस हार ही गया था। और ये जो युद्ध था, ये युद्ध अलेक्जेंडर की सेना पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया था। क्योंकि यहाँ पर जो था कि इस युद्ध में अलेक्जेंडर का सेना बहुत बुरी तरह से घायल हो गया और मारा गया। ये ना अलेक्जेंडर ने एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ पर। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक मैप में देखें कि ये युद्ध कहाँ पर हुआ था, कैसे हुआ था। ये जो क्षेत्र है ये पंजाबी क्षेत्र है, मतलब भारत का पंजाब है, ठीक है ना? ये पूर्वी तट है। ये हिदस्पीस रिवर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है। और ये पश्चिमी तट पर जो है वो पाकिस्तान, मतलब आज के टाइम का जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, वो वाला क्षेत्र। और यहाँ पे देखिए कि पोरस को पता था, यहाँ पे क्या होता है कि पोरस को पता था कि मेरा सैन्य जो है, वो सैन्य बल जो है, वो अलेक्जेंडर से बहुत कम है, ठीक है, बहुत छोटा है मेरा जो आर्मी है वो बहुत छोटा है अलेक्जेंडर का आर्मी की तुलना में। और झिलम का जो मतलब पानी है वो बहुत ठंडा है, क्योंकि लोगों को पता है कि ये बर्फीला पानी है और पंजाब के क्षेत्र में तो ये और भी ठंडा होता है। तो यहाँ पे पोरस ने रिवर क्रॉस किया नहीं, पोरस ने प्लान बनाया अगर कोई रिवर क्रॉस करेगा पहले तो करेगा तो अलेक्जेंडर भी करे, मैं नहीं करूँगा। अगर करता है तो युद्ध होगा, अगर नहीं करता है तो युद्ध नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे अलेक्जेंडर का कैंप भी है, ये कैंप है अलेक्जेंडर का। यहाँ उसके बाद यहाँ पे भी आता है, ठीक है ना कैंप। ये सब पूरा एरिया ही अलेक्जेंडर का कैंप था, ये पूरा एरिया पोरस का कैंप था। मेन कैंप जो था वो ये था, आप देख सकते हैं। अलेक्जेंडर जो है कि इस एरिया से नदी को क्रॉस करता है, क्योंकि उसके पास तो और कोई चारा नहीं था। अगर युद्ध करना है तो नदी को क्रॉस करना ही पड़ेगा। उसके बाद नदी क्रॉस करने के बाद यहाँ पे वो अपना कैंप लगाता है पहला के, और पोरस यहाँ से सीधा जाके जैसे आता है और अलेक्जेंडर जो है कैंप के बाद यहाँ पर युद्ध करते हैं। ये जो है ये बैटलफील्ड था। लेकिन हालांकि इतना स्ट्रेटजीज लगाने के बाद भी पोरस हार जाता है। तो ऐसा इतिहास कहता है कि पोरस हार जाता है। हालाँकि हमें पता नहीं है कि पोरस हार भी गया था और जीत गया था, क्योंकि वह इतिहास किसके द्वारा लिखी गई है। यहाँ पे जो एविडेंस हमें मिलता है इस युद्ध का, वो सब जो ग्रीक लेखक थे, उनके तौर से हमें ये एविडेंस मिलते हैं। भारत के किसी भी लेखक ने इस घटना का कोई भी ज़िक्र नहीं किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है कि इम्पैक्ट ऑफ पोरस ऑन अलेक्जेंडर्स आर्मी, ठीक है ना? मतलब पोरस ने क्या इम्पैक्ट लगाया था, इम्पैक्ट क्रिएट किया था अलेक्जेंडर के ऊपर। तो यहाँ पर जो है इस युद्ध में सबसे अहम भूमिका निभाता है वॉर एलिफेंट, है ना? वॉर एलिफेंट जो है यानी युद्ध करने वाला हाथी। ये बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करता है, सबसे अहम भूमिका पालन करता है ये वॉर एलिफेंट। और जो है कि मैसिडोनियन सोल्जर्स जो थे वो बहुत थक गए थे इतने बड़े युद्ध के बाद, क्योंकि वॉर एलिफेंट आप खुद एक इमेजिन कीजिए ना कि अगर आपको वॉर एलिफेंट के सामने एक घुड़सवार को खड़ा कर दिया जाए, कौन जीतेगा? क्योंकि आप लोगों को पता है, तो मैसिडोनियन सोल्जर्स जो थे वो मुख्य तौर पर या तो पैदल थे या फिर घुड़सवार थे। एक हाथी के सामने अगर एक घुड़सवार या फिर एक पैदल को अगर रख दिया जाए तो कौन जीतेगा? हाथी तो इजीली कुचल देगा। लेकिन फिर भी किसी भी करके अलेक्जेंडर ये युद्ध जीतता है, ठीक है ना? लेकिन जो भी है कि अलेक्जेंडर ये जो पोरस को अलेक्जेंडर बहुत पसंद आई, क्योंकि पोरस जो है कि अलेक्जेंडर को एकदम सीधा-सीधा चुनौती दे दिया पहली बार। सेकंड जो पॉइंट था, दूसरी बात, वो था कि पोरस ने एकदम मतलब वीरता से युद्ध किया, ठीक है ना? कि भई मरना तो है, लेकिन मरने से पहले जितनों को हो सके हम मार के मरें। लेकिन इस घटना को लेकर एक कंट्रोवर्सी है कि कुछ हिस्टोरियंस कह रहे हैं कि अभी के टाइम पे कुछ हिस्टोरियंस जो हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर पोरस जीत गया था। अभी और लिखा तो है कि अलेक्जेंडर जीत गया, लेकिन पोरस जीत गया। वही हम आगे वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हुआ है। तो देखिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। अलेक्जेंडर द ग्रेट का भारत के अंदर तक दाखिल ना होने का और एक कारण था नंदा साम्राज्य। ये जो नंदा साम्राज्य था, ये कहाँ पे रूल करता था? मगध में। ये मगध का ही एक साम्राज्य था। ये मतलब बहुत वित्तशाली था और क्षमताशाली भी था, ठीक है ना? रिचेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन किंगडम। इसके पास बहुत बड़े तादाद में एक आर्मी था। इसके पास सबसे ज़्यादा वॉर एलिफेंट्स था, है ना? ये हमने जो सुना अभी जाना कि पोरस के साथ जो युद्ध हुआ था वहाँ पे अहम भूमिका निभाया था वॉर एलिफेंट ने।
अलेक्जेंडर को भारत में ना घुसने देने में भी वॉर एलिफेंट का बहुत बड़ा एक रोल रहा है, क्योंकि ये जो वॉर एलिफेंट्स थे ये नंदा साम्राज्य के पास सबसे ज़्यादा थे। तो आप लोग देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि 3 से 4 हज़ार वॉर एलिफेंट थे, है ना? तो ये देखिए आप यहाँ पे ये फोटो में देख भी सकते हैं कि वॉर एलिफेंट का फोटो है। और इन्फेंट्री यानी पैदल सैनिक जो थे वो थे 2 लाख के तादाद में। 20,000 के तादाद में जो थे वो घुड़सवार सैनिक थे, कैवलरी, ठीक है ना? और 2,000 उनके पास जो थे वो थे वॉर चैरियट्स यानी रथ जो थे, रथी, महारथी जो बोलते हैं ना हम लोग, जो वो थे उनके पास 2,000, ठीक है ना? तो यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं ये वॉर चैरियट्स का जो इमेज भी है यहाँ पे। यहाँ पे कैवलरी यानी जो घुड़सवार है उनका भी एक इमेज है। यहाँ पे तो इन्फेंट्री का भी तो एक इमेज है ही। आप लोगों को पता ही है इन्फेंट्री मतलब पदातिक होता है, क्योंकि हमारे इंडियन सोल्जर्स जो थे, इंडियन आर्मी जो है, यहाँ पे भी मतलब इन्फेंट्री बटालियन का एक बहुत रोल है, आप लोगों को पता है। जो इन सब विषय पे इंटरेस्ट रखते हैं उन लोगों को तो पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है कि नंदा डायनेस्टी का जो अहम रूलर था, ठीक है ना, वो लास्ट रूलर था वो भी, ठीक है ना, उस समय के जो रूलर था उसका नाम था धनानंद। तो धनानंदा को ग्रीक लोग अग्रामेस या जेंड्रामेस के नाम पर जानते थे, ठीक है ना, उन्होंने वर्णित किया है धनानंदा को अग्रामेस या जेंड्रामेस के नाम। और एक बात जो था कि अलेक्जेंडर के जो आर्मी था उससे कई गुना बड़ा था ये हमारा नंदा साम्राज्य का जो आर्मी। क्योंकि अलेक्जेंडर तो युद्ध लड़ते लड़ते आ रहा था, तो लड़ते लड़ते तो उसका सैन्य संख्या कम भी हो गया, तो इसकी वजह से नंदा साम्राज्य का जो सेना था वो सबसे बड़ा बन गया था। और दूसरी कारण जो था कि अलेक्जेंडर का सेना बहुत डरा हुआ था, ठीक है ना? तो चलिए और एक आगे देखते हैं और क्या कारण है इसकी। यहाँ पर क्लाइमेट के बारे में बात करने से पहले मैं और एक छोटा सा एक साम्राज्य के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो भी अलेक्जेंडर के भारत में दाखिल ना होने का एक कारण बना था। ये ना उस साम्राज्य का नाम था गंगारिदाई साम्राज्य। ये गंगारिदाई किंगडम आप देख सकते हैं सबटाइटल में लिखा भी हुआ है। ये गंगारिदाई किंगडम जो था इसको आप गंगारिडाई भी बोल सकते हैं, गंगारिधि भी बोल सकते हैं। किसी किसी टेक्स्ट में इसका गंगारिडाई नाम है, किसी किसी टेक्स्ट में इसका गंगारिधि नाम है, किसी किसी में इसको गंगारिडाई भी बोला जाता है। ये कहाँ पर था? ये यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं, ये बंगाल में था, बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पे लोकेशन भी दिया हुआ है। इट वॉज लोकेटेड इन डेल्टा रीजन ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र इन रिसेंट वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश एरिया। मतलब भारत और बांग्लादेश का जो गंगा ब्रह्मपुत्र का खाड़ी है, ठीक है ना, वहाँ पे इसका लोकेशन था। मतलब आप मान के चलिए वो जो सुंदरबन वाला एरिया है वहीं पे कुछ। अभी हम बात करेंगे क्यों अलेक्जेंडर इससे भी डर गया, मतलब ये साम्राज्य कैसे कारण हो सकता है। तो इससे पहले हम एक जान लेते हैं, मैं बताना भूल गया आप लोगों को कि जो गंगारिडाई है ये ग्रीक एंड लैटिन राइटर्स, मतलब जो ग्रीक और जो यूनानी जो लेखक थे उन्होंने इसको गंगारिडाई नाम दिया है। इसका नाम जो हमारा जो भारतीय नाम है उसका नाम है गंगारिधि। ये चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ था, तो ये वैसे भी एक दुर्भेद बन गया था, क्योंकि इसका जो सीमा था वो प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था जंगलों से, ठीक है ना, जंगलों से घिरा था। तो इसमें क्या था कि इसके पास भी वॉर एलिफेंट्स थे, क्योंकि जंगल से वो लोग हाथी को उठा लेते थे और अपने सेना में शामिल कर लेते थे। तो इसके पास एक खासियत था इस साम्राज्य में, वो था कि इनके पास जो थे वॉर एलिफेंट्स वो जंगली हाथी थे। 700 वॉर एलिफेंट्स थे इनके पास, 1000 कैवलरी थे यानी घुड़सवार, और 60,000 फुट सोल्जर्स यानी पैदल सैनिक थे। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग जानेंगे क्लाइमेट के बारे में, मतलब क्लाइमेट का क्या रोल था इस पूरे इंसिडेंट में। अलेक्जेंडर को भारत के क्लाइमेट ने भी भारत के अंदर तक दाखिल होने से रोका था, है ना? कैसे, वो हम अभी देखेंगे। देखिए आप लोग सबटाइटल में लिखा भी है कि इंडियन क्लाइमेट एंड जियोग्राफी, और लिखा है हार्श कंडीशन ऑफ कैंपेइंग, मतलब सेना का हार्श कंडीशन। तो देखिए क्या था, मानसून मेड मोमेंट डिफिकल्ट, मानसून ने मोमेंट को बहुत डिफिकल्ट कर दिया था कंडीशन को, ठीक है ना। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट भी था जो सर्वाइव नहीं कर पाया अलेक्जेंडर की आर्मी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि भारत का जो क्लाइमेट है बहुत ही चैलेंजिंग है।
यूरोपियंस आसानी से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं इस क्लाइमेट में। डेंस फॉरेस्ट भी था, तो इतने जो घने जंगल में आक्रमण करना, गेरिल्ला युद्ध में भारत के सैनिक बहुत माहिर थे। इतने घने जंगल में युद्ध करना उन लोगों के बस की बात नहीं था। जैसे इनके अलावा भी जो थे वो जंगली जानवर का तो डर तो रहता ही है। जंगली जानवर, सांप बिच्छू, इन सब का डर तो रहता ही है। इन सब ने उनकी सेना को बहुत ही भारी नुकसान पहुंचाया। और इसके अलावा भी जो उनकी कैंपिंग, मतलब उनकी जो सेना थे उनके जो वो लोग भी थक थक गए थे बहुत, ठीक है ना। पर्सिया और पंजाब तक युद्ध करने की वजह से वो लोग बहुत थक गए थे। क्योंकि आप लोगों को पता ही है उस समय के सबसे बड़े साम्राज्य में से एक था पर्सिया साम्राज्य। डिजीजेस, मतलब भारत में मलेरिया बहुत फैलता है, तो उन लोगों की सेना को मलेरिया हो गया था, इससे बहुत मर गए थे वो लोग। रेनी सीजन भी बहुत डिफिकल्ट हो गया था। इन सब कारणों की वजह से भारत के अंदर तक दाखिल नहीं हो पाया अलेक्जेंडर की सेना। लेकिन अभी के टाइम पर मॉडर्न हिस्टोरियंस कहते हैं कि अलेक्जेंडर और पोरस के युद्ध के बीच अलेक्जेंडर नहीं जीता था। जीता था कौन? पोरस। क्योंकि अलेक्जेंडर मैसिडोनिया लौटते-लौटते वो मर गया था बेबीलोन में। कैसे मरा था? बेबीलोन में वो बीमारी से मरा था। लेकिन मॉडर्न हिस्टोरियंस मानते हैं कि वो बीमारी से नहीं, वो घायल होने की वजह से मरा था, या फिर विष के प्रभाव की वजह से मरा था। कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि जब पोरस और अलेक्जेंडर के बीच संधि होता है, तब अलेक्जेंडर को पोरस विष कन्याएँ दान में देते हैं। इसके वजह से वो विष कन्या के विष के प्रभाव की वजह से मर गया था। या फिर कुछ-कुछ हिस्टोरियन ये भी मानते हैं कि अलेक्जेंडर और पोरस के बीच जो जंग हुआ था, वहाँ पे पोरस जीत गया था और पोरस ने बुरी तरह से घायल कर दिया था अलेक्जेंडर को। इससे घायल होने की वजह से वो लौटने के वक़्त मर गया था। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी एक लाइक कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान। मैं आप लोगों से मिलूँगा किसी और एक नए टॉपिक पर।